नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। दरअसल हरियाणा में से जो खबरें आ रही हैं वो खबरें बहुत अलग तरह की हैं और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चौंकाने वाली हैं और उनको चिंतित करने वाली हैं। वहां की खबरों पर अगर भरोसा करें, लोगों से बात कीजिए, जो सोशल मीडिया है उस पर जो चीजें आ रही हैं, जो वहां पर निष्पक्ष किस्म के पत्रकार हैं या पर्यवेक्षक हैं या विश्लेषक हैं, उनसे बात कीजिए तो पता चलेगा कि हरियाणा में तो कांग्रेस की हवा बह रही है और भारतीय जनता पार्टी है नहीं कहीं। कल एक पोल भी आया, लोक पोल साउथ की एक एजेंसी है, बहुत ही प्रतिष्ठित एजेंसी है, और पिछले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उसके बहुत सारे प्री पोल सर्वे सही साबित हुए हैं या वास्तविकता के बहुत करीब रहे। उनका सर्वे हरियाणा को लेकर के आया है और उस सर्वे में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 35 से 37% वोट मिलेंगे, कांग्रेस को 46 से 48%, यानी करीब 11% ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से, और अन्य को 7-8% वोट मिलेंगे। अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 20 से 29 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं इस सर्वे के हिसाब से, और कांग्रेस को 58 से 65, यानी बहुमत से खासा ज्यादा, और अदर्स या अन्य 3 से 5 सीटें। जैसा ये कहा भी जा रहा था कि इस बार वहां चुनाव में बाकी पार्टियों की कोई स्थिति बची नहीं है, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो, या बसपा और तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, वो उनकी कोई खास हैसियत दिखाई नहीं दे रही है। इसी सब पर बात करेंगे, समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें क्या हैं, जिसकी वजह से लोकपोल के सर्वे में नतीजे आए और वहां के पर्यवेक्षक, राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार ऐसा क्यों कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है और चुनाव से पहले ही लगता है उसने हार मान ली है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चूंकि हरियाणा की राजनीति के बीचों बीच बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि हरियाणा में क्या चल रहा है। तो पहले तो ये बताइए, क्या ये बात सही है जो वहां से आ रहा है कि कांग्रेस की हवा बह रही है वहां पर? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। राजेंद्र जी, मैं एक लाइन में कहूंगा कि दीपेंद्र हुड्डा से किसी ने पूछा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने जा रही जी। दीपेंद्र हुड्डा ने उससे कहा, जितनी आप सोच रहे हैं अधिकतम, उससे भी ज्यादा मिलने जा रही। तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ में किसी लीडर का कहना, और वो हरियाणा में जो चेहरा है कांग्रेस के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे भी हैं और उनके बेटे से ज्यादा वो सक्रिय रहते हैं। पिताजी तो एक सीमा तक रहते हैं, वो पूरे हरियाणा में जो जवाब दो करके और पदयात्रा करके पूरे हरियाणा को उन्होंने, राहुल गांधी से जो सीख मिली, उसी तरह टी शर्ट पहन के वो निकलते हैं, व्हाइट टी शर्ट में, और पूरे हरियाणा को नाप रहे हैं, पैदल नाप रहे हैं। जगह जगह जहां पर भी बस्तियां होती हैं वो पैदल दिखाई दे जाते हैं, और हर विधानसभा क्षेत्र को उन्होंने लगभग नाप दिया है जी। इस आधार पे मैं पहले तो एक चीज कहता हूं कि हवा नहीं, मैं ये कहता हूं कि शायद कांग्रेस के पास इतनी सीटें कम ही वक्त में रही होंगी या नहीं रही होंगी जितनी इस बार आने जा रही। इस बार मेरा जो अपना अनुमान है वो 70 के इर्द गिर्द, कि कांग्रेस 90 में से 70 सीटें लेके आती। अब वो कितनी आएगी आने वाला वक्त बताएगा, अभी तो ये एक अनुमान है जितना लोगों के साथ में चर्चा करके सामने आया जी। उसके बाद में भाजपा और बाकी दल 20 के अंदर सिमट जाएंगे, कई के तो खाते भी नहीं खुलेंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे वजह आप जान। ये इसलिए कह रहा हूं कि 2019 में जब अभी चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें
इंडियन नेशनल लोकदल जो यहां की सबसे मजबूत, जिसकी बैसाखी पर भाजपा खड़ी होती थी, भाजपा सरकार नहीं बनाती थी, और ये आज से नहीं है, 1977 से। 1977 में जब पहली बार देवीलाल जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे, तो तत्कालीन जनसंघ जो भाजपा है, वो जनसंघ विलय कर चुका था, और वो और ये मिलकर के सारी सरकार बनी थी जी। तो यह वहां की स्थिति है। इसके बाद हम यदि देखें, जब जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, तो इनेलो ही सबसे ताकतवर रही है, या एक बार बंसीलाल भी ताकतवर रहे हैं, जब बंसीलाल कांग्रेस से टूट करके और चले आए थे, अपनी उन्होंने पार्टी बनाई थी, हरियाणा कांग्रेस या हरियाणा विकास कुछ करके थी। तो उस पार्टी में तो बंसीलाल को तो भी वो भाजपा के सहयोग से बनी थी, यानी भाजपा सिर्फ एक छोटी सी बैसाखी होती थी। लेकिन 2014 से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसने इनेलो को खत्म कर दिया, उसने बाकी सबको खत्म किया। इसका नतीजा ये हुआ, 2019 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, तो इंडियन नेशनल लोकदल को जो सीट मिली, वो सीट मिली 1 और वोट मिले 2.44%। बहुजन समाज पार्टी भी लड़ी उस समय, और बहुजन समाज पार्टी के 4.14% वोट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उस परिवार में, इनेलो के परिवार में तोड़ कराई, उसके कारण से एक पार्टी ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ जेजेपी, यानी जननायक जनता पार्टी, जिसे उस परिवार के युवा दुष्यंत चौटाला ने लीड किया। लोगों ने यकीन किया युवा चेहरे पे, वोट मिला 14.5% के करीब, और 10 सीटें हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं ला पाई, उसके सहयोग से सरकार बनाई थी, याद कर लीजिए। और दुष्यंत चौटाला लड़े किसके साथ थे? आम आदमी पार्टी के साथ जी। तो यह स्थिति थी। बहरहाल उस चुनाव का नतीजा ये रहा, कांग्रेस पार्टी 2014 के मुकाबले मजबूत होके आई, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल और इन सबके उसके कारण उसके वोट बट गए दूसरी जगह, और उसका नतीजा यह हुआ कि वो सत्ता में नहीं आ पाई। लेकिन तब से कांग्रेस लगातार उन सारे मुद्दों को लेकर लड़ रही है जिन मुद्दों पे लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। किसान का मुद्दा आया, जो हरियाणा का बड़ी चीज है, उस मुद्दे पे लड़ी। उस पर वही इनेलो से जो टूट के जेजेपी बनी थी, उसके प्रमुख अजय चौटाला ने कहा कि ये 3 किसान कानून बहुत अच्छे हैं और किसान बदमाशी कर रहा है, ये उनका बयान है जी। अब दूसरा आपको बताएं, दुष्यंत चौटाला ने जब लड़कियों के साथ ये घटनाएं हुई तो कहा एफआईआर तो दर्ज हो गई, अब क्या कर रही हैं, सिर पे उठाएंगी। तो आप समझ सकते हैं, इस तरीके से किया। इसी तरीके से तमाम जितने मसले आए, जो जनता के मसले होते थे, जिनको लेके देवीलाल लड़ते थे, उन्हीं सबसे किनारा कर लिया इन्होंने, और उन सबको पकड़ा किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस ने पकड़ा किसानी का मामला, कांग्रेस ने पकड़ा बेटी सम्मान का मामला। नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पानीपत से ही दे के आए थे। और सबसे बड़ी चीज कि यहां सबसे बड़ी चीज होती है सेना की, और अग्निवीर जब बनाया गया उसमें भी कहीं पर भी इन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। कांग्रेस खड़ी हुई, राहुल गांधी खड़े हुए। तो किसानों के लिए सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? राहुल गांधी। जो जवानों की बात आई सबसे पहले खड़े हुए राहुल गांधी, और बेटियों की बात आई तो खड़े हुए राहुल गांधी। और उसका नतीजा हुआ कि लोकल लीडरशिप उस पर आई। राहुल गांधी किसानों के खेत में गए, उनके साथ उन्होंने धान लगाए, और ये हरियाणा से ही किया। और उसके बाद तमाम जगह उन्होंने छत्तीसगढ़ में धान काटे थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो इस तरीके से राहुल गांधी ने एक राजनीति को दिया, उससे एक बार फिर से कांग्रेस खड़ी हो गई।
तो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ फोड़ की राजनीति शुरू की। बहरहाल इन सब के बावजूद जनता ने उन्हें नकारा। आप देखिए, हिंदू मुस्लिम ये सब जगह पूरे देश में करते हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा, वो तो इन्होंने किया। नूह मेवात का दंगा सबको पता है किस तरह से हुआ। इसके बाद में, जबकि बहुत छोटी सी आबादी है हरियाणा में मुस्लिम्स की, और ये राष्ट्रवादी मुसलमान है, क्योंकि याद होगा आपको, चाहे राणा प्रताप के लिए लड़ने वाले यही लोग होते थे, यही लोग होते थे जब देश की आजादी की लड़ाई में किस तरीके से योगदान था और सब कुछ, तो वो लोग हैं। इसके बाद दूसरा, यहां पर जाट और गैर जाट करके लड़ाई कराई गई, तो समाज को बांटा गया। जाट और पंजाबी लड़ाया गया, ब्राह्मण और जाट लड़ाया गया। इस तरह से करके तमाम कौम में नफरत पैदा करने का काम किया। सिखों को खालिस्तानी बताया गया इसी हरियाणा की धरती पर। यही कंगना रनौत थी जो उन्हें कह रही थी किसान आंदोलन के दौरान। उन्हें रेपिस्ट बताती है, उन्हें जिस तरीके से वो हत्यारा बताती सब। और किसान आंदोलन पूरा हरियाणा की धरती पर चला। आपको याद होगा जब दिल्ली में बॉर्डर बंद कर दिया गया, वहीं 13 महीने रहे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहां इतना तैयार हो गया। कोविड के दौरान जो तबाही हुई, टैक्स लाद दिए गए और सब कुछ किया गया। निश्चित रूप से रोजगार के नाम पे कुछ नहीं हुआ। 33 पेपर लीक हुए, 33 पेपर। पहली बार हरियाणा के इतिहास में वहां के सर्विस कमीशन पे छापे पड़े और वहां से पकड़ा गया बहुत कुछ। सेक्रेटरी गिरफ्तार हुआ। दूसरी चीजें, तो ये सब चीजें आई कि किस तरीके से रोजगार खत्म किया गया। तमाम हाई कोर्ट ने नौकरियां रद्द करी, भर्तियां रद्द करी। अब भाजपा जो प्रचार चला रही है कि कांग्रेस जो है भर्तियां रद्द कराने वाली पार्टी, उसके खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बन नहीं रहा है। किसानों को वो अभी चंद दिनों में बड़े में अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है क्या? दरअसल उन्होंने चेहरा तो मोदी का रखा नहीं है, सैनी को चेहरा बनाया है। क्या दो सवाल हैं, क्या सैनी का चेहरा पर भारतीय जनता पार्टी वहां अच्छा प्रदर्शन करने की स्थिति में है? बेहतर, मैं सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में है क्या? दूसरा सवाल यह कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा क्या है जिस मुद्दे पर वो वोट मांग रहे हैं? देखिए, ये वही सैनी है जो विधानसभा का चुनाव हार गए थे जी, ठीक है। ये सुरक्षित सीट पे लाए गए और जिस तरीके से किया गया और सब कुछ है, सबके सामने, किसी से छिपा नहीं। सांसद रहते हुए ये कुरुक्षेत्र में अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए थे जिला पंचायत जी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चेहरा है। और यदि सैनी बिरादरी की बात करें तो सैनियों के सबसे बड़े नेता हरियाणा में और इस पूरे रीजन में, पश्चिम उत्तर प्रदेश और इस पूरे क्षेत्र में, राजस्थान तक और सब जो है, वो राजकुमार सैनी है जी। वो सिर्फ सैनियों की ही राजनीति करते रहे, किसानी की राजनीति करते रहे, तो वो आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो यानी जो 3% हरियाणा में सैनी बिरादरी है वो भी बट गई। दूसरी चीज, ठीक है सैनी बिरादरी का मुख्यमंत्री है तो ये एक आप खुश हो सकते हैं, लेकिन उनको लाभ क्या हुआ है? तो लाभ तो कुछ हुआ नहीं है, अंततः लुटता है। और किसानों की सबसे बड़ी चीज है, किसानी से जुड़ा हुआ है, तो किसानों को तो सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी ने किया है। अब चुनाव के दौरान कुछ आपने घोषणाएं कर दी, कुछ चीजें कर दी, इसके आधार पे सोचते हैं जीत जाएंगे। तो हरियाणा के लोग भी जानते हैं चुनाव में कैसे रेवड़ियां बांटी जाती हैं, और आप रेवड़ियां बांट के, नरेंद्र मोदी कहते हैं ना मुफ्त की रेवड़ियां, तो मुफ्त की रेवड़ियां बांट करके अब ये सत्ता पाना चाहते हैं, लेकिन वो लोगों को हजम नहीं हो रहा है एक चीज। तो एक बड़ा सेगमेंट किसानों का न्यों निकल गया। किसानी में सैनी भी है, किसानी में जाट भी है, किसानी में कुछ और छोटी छोटी जातियां भी हैं, और किसानी में सिख भी जी। तो इससे आप समझ सकते हैं ये बड़ी बेल्ट इससे चली गई। इसके बाद दूसरी बड़ी बिरादरी है पंजाबी। पंजाबी बिरादरी की स्थिति ये है, वो खट्टर के कारण, पंजाबी होने के कारण वो आती थी। अब क्योंकि खट्टर पंजाबी मुख्यमंत्री बने थे, तो उनकी स्थिति ये थी कि खट्टर के कारण, लेकिन
खट्टर से पंजाबियों को मिला कुछ नहीं, सिर्फ शोषण हुआ। पंजाबी बेसिकली व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, उद्योग धंधों में जुड़े हुए हैं उनमें, और एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हुआ, दूसरे टैक्सेस लगे, जीएसटी जिस तरह मार आई, नोटबंदी आई, इन सब से इतना नुकसान हुआ है कि वो खुद परेशान। तो जिस बेल्ट में पंजाबी बेल्ट है वहां भी ये रोना है, उसमें छोटे बनिया समुदाय के भी लोग हैं, तो ये दोनों उनसे परेशान है, उसका भी एक असर देखने को मिलेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा है, वो हरियाणा से लोग सेना में जाते थे जी। अग्निवीर ने, और आप याद करिए 2013 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट घोषित किए गए थे तो रेवाड़ी में ही पहली रैली की थी और जय जवान जय किसान के नारे के साथ करी थी। स्थिति यह है, जवान किसान तो खत्म कर दिया और जवान को भी ये किया। अडानी के गोदाम बड़े बड़े हरियाणा में बन गए और जिस तरह से उन्होंने कब्जा किया तमाम उपज पे और सब चीजों पे, वो अवैध तौर पे जारी है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपने किसान को भी खत्म किया और जवान को वीर के नाम पे खत्म किया। और किसान को जब आप और जवान को खत्म कर रहे हैं तो एक बड़ी सेगमेंट ये चली गई। अब एक बचता है वो क्या नाम, राव इंद्रजीत सिंह हैं, दूसरे और हैं। तो वो जो लीडर्स हैं वो जाति के कारण, लेकिन वो बटे हुए, और वो आज इस स्थिति में है कि पूरी तरीके से नहीं खड़े हो पा रहे। क्यों? उनके तमाम सारे लोग आर्मी और उससे जुड़े हुए, वो आज परेशान है, वो रो रहे हैं। दूसरी चीज, उन्हें लग रहा था कि शायद राव इंद्रजीत कहीं मुख्यमंत्री बन जाए, कहीं कुछ बन जाए, वो सब हुआ नहीं। वो अपनी बेटी आरती राव को टिकट भी नहीं दिला पाए और वो राज्य मंत्री कांग्रेस सरकार में भी थे और राज्य मंत्री ही यहां भी रह गए जी। तो उनको कुछ हासिल हुआ नहीं। अब इसके बाद जाटों में सबसे बड़े नेता होते थे देवीलाल जी। देवीलाल जी के बाद में इनेलो परिवार रहता था, लेकिन आज जाटों के जो बड़े नेता के तौर पे देखेंगे तो दो चेहरे हमारे पास, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक उन्हीं के भाई हैं रिश्ते में, वो है क्या नाम है, बीरेंद्र सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह। और चौधरी बीरेंद्र सिंह 2014 में चले गए थे बीजेपी में, मिनिस्टर भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और उसके अलावा राज्यसभा सदस्य भी रहे और रहे। उनका बेटा लोकसभा सदस्य था जो आईएएस था और आईएएस में भी टॉपर लिस्ट में था, वो जो चला गया था। अब वो परिवार वापस आ गया। वो जाटों के सबसे बड़े मसीहा सर छोटू राम का परिवार है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जाट अब बटा हुआ नहीं है, वो एक तरह से हुड्डा और इधर ही आ गया है, वो कांग्रेस के साथ आग खड़ा गया। सुरजेवाला एक जाट नेता है, छोटे सेगमेंट में है लेकिन है, वो भी कांग्रेस में है। तो इस तरह से जाट वोट का भी कांग्रेस को आ गया। अब आइए दलित वोट 20%, उसके नेताओं की जब बात करें तो अभी लोकसभा चुनाव हुए, दलितों की 2 सीटें दोनों कांग्रेस ने जीती और कुमारी शैलजा एक बड़े नेता के तौर पे उसकी मानी जाती है। दूसरा मुलाना एक माने जाते हैं और तीसरा कांग्रेस का भी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी दलित है जी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस ने ही वहां दलितों को सम्मान दिया है। इनके समय में उन पर अत्याचार भी ज्यादा हुए हैं और घटनाएं भी हुई हैं, सब कुछ हुआ है, हक भी नहीं मिला है। तो इस तरह से पूरा सीन जो बन के आता है, इस आधार पर मैं यह कहता हूं, क्योंकि रोजगार मिला नहीं तो युवा परेशान, पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ उसे पूरे हरियाणा ने अपनी अस्मत से जोड़ा है, अपने सम्मान से जोड़ा है और इसलिए वो मानती है, हरियाणा मानता है कि हमारी अस्मत लूटी गई है उन लड़कियों के जरिए। भाजपा के ही वो हुआ है और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले, भाजपा के तमाम बड़े लोगों ने कुछ नहीं कहा है। तो इसलिए, और जो अभी विनेश फोगाट के साथ हुआ उसने तो आग में घी का काम कर दिया। इसलिए आप ये मान के चले तो खिलाड़ियों के साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ में, कोच के साथ में, संदीप सिंह था, मंत्री था इनका, खेल मंत्री, और उसने कैसे एक महिला कोच के साथ में यौन शोषण किया था,
उसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है चंडीगढ़ कोर्ट में, तो उस पर भी ट्रायल का है। अब आप ये समझिए, तो इस तरह से मिला के किसान परेशान, व्यापारी परेशान, युवा परेशान नौकरी के लिए, लड़कियां परेशान अपनी अस्मत के लिए, शिक्षा बर्बाद हो गई, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं खुली, एक भी नया मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, एक भी नया इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, एक भी कोई केंद्रीय संस्थान नहीं आया। तो साहब 10 साल में किया क्या, ये सवाल हरियाणा में है। और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के लिए गुंजाइश नजर नहीं आती, सिर्फ नफरत के आधार पे जो वोट मिल जाएगा वही मिलेगा, या जो मूल कैडर का वोट मिल जाएगा, शेष कुछ नहीं मिलने वाला जी। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी में टिकटों को लेकर इस तरह की मारामारी क्यों है? ये सवाल भी दिमाग में आता है कि कोई इतने टिकट मांग रहा, कोई इतने मांग रहा, कोई कहीं से लड़ना चाहता है, तो ये मारामारी क्यों है फिर वहां पर? सर मारामारी इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहली बार अब जो है इस स्थिति में है कि अपने कैंडिडेट्स को पैसा देती है, बहुत पैसा खर्च करती है। कैंडिडेट कह रहे हैं हार जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, इतना देंगे, खर्च इतना होना है, बाकी तो प्रचार के लिए वहां से होता ही है, केंद्र से आता है, हम इतना पैसा एक तो बचा लेंगे। एक ये जो लोग थोड़ा बहुत वो है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी में वो नेता जो और कहां जाएं, अब कांग्रेस से टिकट मिलनी नहीं है, कांग्रेस ने जो सिस्टम बना दिया है उसमें अब कोई ये सोचे कि हम कहीं से आ जाएंगे टिकट लेंगे तो भूल जाए। आपने देख लिया लोकसभा चुनाव में लौट के अपने ही परिवार में वापस आया था बीरेंद्र सिंह का परिवार, बावजूद इसके बृजेंद्र सिंह को टिकट नहीं दी गई हिसार से उसी जमीनी कार्यकर्ता को दी गई जो पुराना कार्यकर्ता था। यह संदेश राहुल गांधी ने देना शुरू कर दिया। तो अब कांग्रेस में टिकट राहुल गांधी ने कहा ना मैं देता हूं ना कोई नेता देगा, आपका रिपोर्ट कार्ड देगा, सर्वे होंगे, 2 एजेंसियां सर्वे करेंगी, एक स्टेट की एक सेंट्रल की एआईसीसी की, और दोनों की सर्वे के साथ एक तीसरा सर्वे सोशल मीडिया से होगा, और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा इसके बाद आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा और तब डिसाइड होगा कि टिकट किसको मिलेगा। तो टिकट चयन का जो अधिकार दिया गया है वो अजय माकन को दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं वो जो कमेटी उसमें यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं बीवी श्रीनिवास। तो इस तरह से करके जो सिस्टम बनाया है, तो अब कांग्रेस में तो टिकट लोगों को मिल। आज ही मैं आपको बताऊं, मेरे एक परिचित है बीजेपी में, उनका कॉल आया कि भाई साहब हम यदि शामिल हो जाए तो टिकट क्या मिल सकती है। हमने कहा, तो हमने उनकी किसी नेता का नंबर दिया, हमने कहा भाई बात कर लो। बात करने के बाद आया, कहा वो लोग तो तैयार ही नहीं है कुछ बात ही करने को, अब तो वो शामिल भी कराने को तैयार नहीं कह रहे हैं। तो हमने कहा तब तो कहें, तब फिर कहें इनसे लड़ जाएंगे, कुछ पैसे ही बचा लेंगे। मैं ये पर्सनल एक आपको कन्वर्सेशन बता रहा हूं, नाम नहीं ले सकता हूं, है। तो इस तरह की स्थितियां, ऐसे ही बाकी और भी लोगों की स्थिति आप देखिए। लोकसभा चुनाव हुआ, जेजेपी जो इतने अच्छे 14.5% वोट लेके आई थी, उसकी स्थिति ये हुई कि फरीदाबाद सीट पे उसका लोकसभा का कैंडिडेट 367 वोट लेके आता है, 367। आप इससे समझ लीजिए कि कितनी हालात बदले हुए। और भारतीय जनता पार्टी जहां जीती है, जहां वो करनाल में पिछली बार 7 लाख कुछ वोट से जीती थी, वहां कैसे जीती है, इसी तरह जीती है। आप गुड़गांव में देख लीजिए कितना छोटा अंतर रहा है, इसी जबकि राज बब्बर लास्ट के मूवमेंट पे आए तब यह हालत। अभी पंजाबी बिरादरी ने करनाल में ही अपनी पूरी रैली की थी, सभा की थी, और उसमें शपथ ली है कि अब हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो और उसके बड़े नेता उसमें मौजूद थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अब बिल्कुल माहौल बदला हुआ है। जो वोटर भटक के चला गया था और उन्होंने कहा हमें हिंदुस्तान, जब हम पाकिस्तान से आए तो हमें घर
कांग्रेस ने दिया, जमीनें कांग्रेस ने दी, कारोबार करने का मौका कांग्रेस ने दिया, जिसके बदौलत हम रोटी खा पा रहे हैं, अपने बच्चों को कर पा रहे हैं। इसलिए अब हम गलती नहीं करेंगे। कल आपको एक और चीज बता दूं, एक घटना कि एक रॉकी मित्तल है जो एडवाइजर था पूरी भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग को, उसका वो एक गीत गाते हुए शामिल हो जाता है कांग्रेस में और कहता है कि राहुल भैया माफ करना, हमसे गलती हो गई, हमने ये किया। तो ये संदेश है कि इस तरह शामिल होने के लिए परेशान है, लेकिन टिकट किसी को नहीं मिलेगा। टिकट उसी को मिलेगा जो उनके क्राइटेरिया में आ रहा है। इसलिए लोग अब फिर जब यहां नहीं मौका मिल रहा है तो कहीं पे भी मिल जाए, वहां से टिकट ले ले। लड़ासू लोग भी तो होते हैं कि यहाँ लड़ना है तो कहीं से मिल जाए, तो ये भी है। लेकिन कुछ नेता हैं जी, नहीं जी, बोलिए। मैं कह रहा हूं कुछ नेता हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं। एक राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए फिर लड़ रहे हैं, वहां पर है। एक लड़ाई भिवानी में है, वहां पर जो है किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति के लिए लड़ रही है क्योंकि वो लगातार, और वहीं पे धर्मवीर भी लड़ रहे हैं जो वहां के सांसद हैं, क्योंकि वो लगातार वहां से आ रहे हैं, तो धर्मवीर भी उसके लिए लड़ रहे हैं। इसके बाद लड़ रहे हैं जो है कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे के लिए। तो इसी तरीके से एक आध जगह और भी है, छोटे छोटे नेता हैं, तो वो अपने परिवार और परिवारवाद की जो लड़ाई है वो अब भाजपा में, सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए, भाजपा में लड़ाई चल रही परिवारवाद। जी, पहलवानों की बात हुई, क्या विनेश फोगाट चुनाव लड़ने वाली हैं? सर मुझे कुछ कुछ आभास होता है कि वो लड़ सकती है। क्यों लड़ सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बबीता फोगाट को यदि उतारेगी तो कांग्रेस पार्टी उसके मुकाबले में खिलाड़ी को ही खड़ा करके एक संदेश देना चाहेगी पूरे हरियाणा को कि देखिए, हमने विनेश फोगाट को खापों के जरिए स्वर्ण पदक भी दिलाया, भले वहां ना मिला हो, वह सम्मान दिया, और अब हमने जो चूंकि संकेत दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि यदि हमारे पास नंबर होते तो हम राज्यसभा भेजते जी, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको यह किया जा सकता है। और हो सकता है यदि सरकार बने तो वो खेल की मिनिस्टर भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। दूसरा सवाल ये कि एक बात को लेकर चर्चा बहुत चलती है, शैलजा खास तौर पर उनकी मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा जब तब हिलोरे मारने लगती है। आज भी एक अजीत अंजुम के चैनल पे बातचीत कर रही थी, तो वहां भी उन्होंने इस तरह के संकेत दिए, साफ साफ नहीं बोला है, लेकिन वो लगातार अपने को एक तरह से प्रस्तुत कर रही हैं इशारों में, चाहे वो दलित मुख्यमंत्री की बात कहती हो, चाहे वो जो हाशिए के लोग हैं उस समाज को आगे लाने की बात कहती हूँ, ये सारी बातें कह रही हैं। और दूसरी तरफ सुरजेवाला भी हैं जिनको माना जाता है एक कील, वो भी हैं। तो अभी क्या स्थिति है हरियाणा कांग्रेस के भीतर? देखिए, चूंकि मुझे लगता है कि अजीत ने रिकॉर्ड किया होगा तो 3-4 दिन पहले किया होगा रिकॉर्ड, क्योंकि कल ही दीपक बावरिया ने साफ साफ घोषणा कर दी है कि कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला कोई यहां से विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। हाँ, ये घोषणा तो हो गई कि सांसद जो सिटिंग लोकसभा सदस्य हैं उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, है ना। तो अब हाँ, वो बिल्कुल क्लियर हो गई पिक्चर, एक तरह से आप जान लीजिए। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, यदि मैं एक बात बताइए, हम आप लोग कभी रिपोर्टर रहे, कभी सब एडिटर रहे, कुछ रहे, तो एक उम्मीद होती थी कि एक दिन एडिटर बनेंगे, एक दिन ये बनेंगे वो बनेंगे, और भगवान ने अवसर दिया, हम लोग बने भी जी, सीधी सी बात। तो निश्चित रूप से ये एक उम्मीद होती है, वो भी करती हैं और करनी भी चाहिए। देखिए 20% आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं वो, जो दलित आबादी है, होने की स्थिति। लेकिन
यह चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है कि यहां आप सामान्य प्रयोग करते घूमे। राहुल गांधी ने प्रयोग किया था, जो है पंजाब में किया तो था, 32% वोट वाली बिरादरी से उन्होंने बनाया था, लेकिन नहीं सफल रहा। तो अब हरियाणा में यदि इस समय प्रयोग करने के चक्कर में पड़े तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप ये समझ लिए क्यों हो जाएगा, ये वजह सुन। भारतीय जनता पार्टी जैसे हर जगह खेल करती है, वो खेल हुए। हमने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी का वो इस्तेमाल हर जगह करती है। कहीं बिहार जाती है तो ओवैसी से उसका गठबंधन करा देती है और कांग्रेस की सीटें हरवा देती है। इसी तरीके से कहीं और जाती है तो उसका करती है। यहां पर उसने बसपा का गठबंधन इनेलो से करा दिया है और जेजेपी का गठबंधन आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद की है उससे करा दिया। अब इस तरह से करके दलित वोट को कैसे डिवाइड किया जाए कि वो बट जाए, यदि तो एक सेगमेंट उनका कम हो जाएगा। अब यदि ये दोनों मिलकर के 10% भी वोट ले जाए तो कांग्रेस का तो बड़ा नुकसान होता है। तो क्योंकि भारत जो बीएसपी है, पिछले चुनाव का जैसे मैंने बताया कि 4.4% उसका वोट था, तो अब 4% वोट चला गया। इसी तरीके से यदि नया नया उभरा है आजाद तो उसकी पार्टी यदि 1-2% ले गई तो 5-6% वोट यदि चला गया तो वो तो अलग हो गया। अब उसके बाद कुछ भाजपा में भी जाता है तो थोड़ा सा भाजपा में आ गया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का इधर घटा उधर और तमाम कम्युनिटी में जिस तरह से खेल चल रहे हैं वो हुआ। कुछ मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के जरिए वो करने की कोशिश है। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार जिस तरह मैं जितना भी किसी से भी बात करता हूं वो आदमी यही कहता है कि भाई साहब अब कोई रिस्क नहीं लेना है। अब रिस्क नहीं लेना है इसका मतलब है वो अब कांग्रेस से इतर जाना नहीं चाहते। तो यह एक बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी भी अपने दांव पे अपना रही है। वहां उसी पर आकर मैं के आना चाह रहा था, आम आदमी पार्टी का क्या सिनेरियो है? मैं वही कह रहा हूं, चूंकि अरविंद केजरीवाल हिसार के एक गांव का रहने वाला है जी। तो उसकी पत्नी आती है और वो कहती हैं आपका असली बेटा है, वो दिल्ली रहते हैं लेकिन उनके दिल में हरियाणा बसता है, वो हरियाणा के लिए परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। साहब यदि याद करिए 2014 में तो वो वहां चुनाव नहीं लड़े थे। तो यदि यही था तो पहला चुनाव ही हरियाणा में लड़ना चाहिए था। यदि मातृभूमि की चिंता थी, इसका था और वो था। उनका परिवार तो पूरी तरह दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। बहरहाल कहने में कुछ नहीं जाता है। जो भी है वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं हिसार में भी वह कार्ड चलेगा। दुनिया की छोड़िए, वहां भी नहीं चलने वाला है। और हिसार और सिरसा में देखिए इनेलो का गढ़ होता था और स्थिति यह है कि हिसार में जेजेपी की जो बहू है या कह दीजिए अजय चौटाला की पत्नी, वो 32,000 वोट पाती हैं। इसी तरीके से आप सिरसा में देख लीजिए, इनेलो और इनका किसी का कोई वो नहीं होता। तो इस बार बहुत बिल्कुल या तो कांग्रेस के साथ है व्यक्ति या भाजपा के साथ है, वो इधर उधर नहीं जाना चाहता है। चंद अपने पर्सनल कारणों से और दूसरे कारणों से थोड़ा बहुत लोग हो तो हो और नहीं है, तो लड़ाई उन्हीं में है। अब लोग ये समझ गए, हरियाणा में बहुत होशियार, हरियाणा में एक और सोच चलती है तो आज किसी को जिताना है से ज्यादा कि किसको हराना है पे चलती है। हाँ। तो अब वहां पर भाजपा को हराना है और भाजपा के जो साथी रहे, क्योंकि इनेलो साथी रही, या तो वो इनेलो के साथ सरकार बनाती थी या जेजेपी के साथ सरकार बनाई, और किसी के साथ तो बनाई नहीं। तो इनको बी टीम के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि यदि ऐसा कुछ होगा तो ये लोग बनवा देंगे सरकार। इसलिए अब मतदाता इधर उधर नहीं होने जा रहा। जी मतदाता इधर उधर नहीं जाएगा। तो इसी के साथ बातचीत समाप्त करते हैं। लेकिन एक सवाल और, वो सवाल ये कि प्रधानमंत्री मोदी का रुतबा क्या हरियाणा में ही उस तरफ भी घटता हुआ जिस तरह बाकी जगह दिखाई दे रहा है वहां भी दिख रहा है?
और उसके साथ जुड़ा सवाल, जिस तरह से जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के टिकट वितरण को लेकर के विद्रोह हुआ, क्या उस तरह की स्थितियां दूसरी जगहों पर भी बनती हुई दिखाई देती हैं आपको? जैसे मैं झारखंड में देख रहा हूं कि झारखंड में आने वाले दिनों में उस तरह की स्थितियां बनेंगी। हरियाणा में क्या वैसी स्थितियां हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर पिछले 10 सालों में जो आवाजें नहीं निकलती थी जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके खिलाफ, खासतौर पे मोदी और अमित शाह के खिलाफ, क्या वो आवाजें उठने लगी हैं हरियाणा में भी? इसमें कोई दो राय नहीं। हरियाणा में भी लगातार अंदर खाते इसी तरीके से चल रहा है। तमाम लोग थोड़ा सा डर रहे हैं कि पुलिस का, ईडी का, सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उन कारणों से। तो अब हरियाणा में कोई, ये आप सोचिए कि आज नरेंद्र मोदी का हो रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पे और खट्टर के नाम पे तो और बुरी स्थिति है, इसीलिए चेहरे अलग किए गए, इसीलिए मतलब अपने से को बचाने के लिए, अपने फेस को सेव करने के लिए सारा गेम हो रहा है और कुछ नहीं है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा सिर फुटअव्वल है और नाराजगी भी ज्यादा है और उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें खड़ी। तो अब मुझे लगता है, सवाल, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में क्या स्थिति होने वाली? सर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष उन्हीं का ही बन सकता है, लेकिन पार्टी के तौर पर मैं वही कह रहा हूं, पार्टी की स्थिति बिल्कुल बिखर जाएगी। पार्टी अब कोई, क्योंकि देखिए काडर तो वो खो चुके हैं, इन्होंने जो बनाए हैं, जो आप देखिए ना, इनके पास जितने नेता हैं, आप अभी एमपीज में ही गिन लीजिए। राव इंद्रजीत कहां से हैं? कांग्रेस से आए हुए। धर्मवीर कहां से हैं? कांग्रेस से आए हुए हैं। इसके बाद में करनाल में जो है वो कांग्रेस से आया हुआ है। इसके तो ये तीन हो गए। एक इनका करनाल से तो खट्टर है ना? नहीं, अच्छा हाँ, वहां से सॉरी, खट्टर है वो। ये बस खट्टर और गुर्जर ही इनके अपने हैं। शेष जो तीन हैं वो तीनों कांग्रेस के। आप इससे समझ लीजिए कि यह स्थिति, यानी 60% कांग्रेस से आए हुए। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि तीन आदमी इनके तो 60% तो कांग्रेस के हो गए, 20% ही इनके। तो इससे आप समझ लें, इसी तरीके से जिलों में है, इसी तरीके से और जगह। और जब यह स्थिति होगी तो बहुत बड़ा सीन बदल जाएगा। और इसीलिए जिंदल देखिए बड़े छोटे से अंतर से जीत पाए। यदि वहां से, और याद करिए आप ही के चैनल पे मैंने डिस्कशन में कहा था कि यदि नवीन उसके आम आदमी पार्टी के अलावा, सुशील गुप्ता के अलावा यदि कांग्रेस लड़ी होती वहां से, तो यह सीट कांग्रेस जीतती। मैंने ये बात कही थी। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। तो हरियाणा की चर्चा बहुत अच्छी चर्चा रही। आपने बहुत सारी चीजें बहुत बारीकी से बताई हमारे दर्शकों को। और वहां सीन क्या है, एक तरह से साफ तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ आपने साफ किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।